तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस चैनल पे अपनी सेकंड वीडियो को लेके। फर्स्ट वीडियो के बाद अब सेकंड वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे रिसर्च टाइप की कर रहा था, थोड़ा ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि क्या क्या एक जो मतलब पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ जो एक्चुअल में वैलिड पॉइंट्स हो कि ये प्रॉब्लम्स हैं इस सिस्टम में। तो उन सब पॉइंट्स को मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, थोड़ा रिसर्च कर रहा था, और उसके बाद जब मैंने ये वाली स्क्रिप्ट अपनी तैयार करी अब, तो मैं आ चुका आप लोगों के सामने अपनी एक वीडियो लेके। तो फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने निकाला है उसका हेडिंग बोल सकते हो या फिर एक क्वेश्चन बोल सकते हो कि क्या गलती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे जो मेन दिक्कत मैंने देखी वो थी फेलिंग सिस्टम। अब फेलिंग सिस्टम क्या है तुम इधर भी रीड कर सकते हो, और उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि जैसे स्टूडेंट को फेल करना और उसी क्लास को रिपीट करने का प्रेशर देना उसके सेल्फ एस्टीम को तोड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे कि मान लो आपने जैसे मान लो एक तरीके से हमारी स्कूल लाइफ की सबसे जो पहली वॉर होती है ना हमारे और पढ़ाई के बीच में, वो क्लास 9th होती है। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने मतलब जैसे मैं रिसर्च कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने यही देखा कि 9th क्लास सबसे ज़्यादा हार्ड मानते हैं 11th से पहले। तो अब उसमें क्या आता है कि 9th में मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे फेल भी होते हैं। काफ़ी बच्चे की जो परसेंटेज है 7th 8th में तो काफ़ी अच्छी थी, 80 85 90, वो भी 70 पे आके गिर गए थे। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि 9th एक हार्ड क्लास है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्लास थी 9th क्लास, ठीक है। मतलब 10th आसान है 9th के कंपैरिजन में। तो अब जैसे जो 9th क्लास है वो हार्ड क्लास है, उसमें जब आपके सामने हर एक चीज़ नई होती है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्ट नया होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आप 7th 8th से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें क्या दिक्कत है, उसमें ये दिक्कत है कि जैसे मान लो मैंने कुछ नई चीज़ पढ़ी। अब कोई बच्चा होता है कि वो रट लेगा, किसी को एकदम से याद हो जाती है, किसी को तुरंत समझ आ जाती है, ठीक है। बट मैं ऐसा हूँ कि मेरे को ना तो मतलब समझ तो मैं जाता हूँ, अगर मेरे को एक बार समझाओगे मैं समझ जाऊँगा कोई भी चीज़, समझने में तो मैं बहुत अच्छा हूँ। बट मैं याद करने में बहुत बहुत ऐसा कमज़ोर हूँ, मतलब मैं जल्दी से याद नहीं कर पाता। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे मैं याद नहीं कर पा रहा कि हाँ पॉइंट्स क्या है या फिर लिखना क्या है, ठीक है। तो उस टाइम पे सीधी सी बात है, मेरे जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं कम आएंगे। अब अगर मेरे मार्क्स कम आए तो उसका मतलब एक सीधा सा मतलब है कि या तो क्लास दोबारा रिपीट होगी या फिर मेरी कंपार्टमेंट लग जाएगी, मेरा री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि अगर मेरा री एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं गया, मान लो मेरे को एसएसटी में या साइंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझसे होती ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा यह सीन रहेगा कि अब जब इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा। अगर समझ आ जाता पढ़ जाता, ठीक है, पढ़ने में ईजी रहता तो मैं पहला एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेता। बट जब पढ़ा ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो मैं सेकंड एग्ज़ाम भी बहुत मुश्किल से क्लियर करूँगा। अब उस की वजह से क्या होता है, जैसे अब मेरा मान लो साइंस का एग्ज़ाम ख़राब गया, मैं फेल हो गया साइंस में। ऐसा होना कि मैं किसी क्लास में फेल हूँ, ठीक है। बट मान लो कि मैं फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, तो अब स्कूल वाले क्या कहेंगे कि इस सब्जेक्ट में तुम फेल हो गए, तुम्हें वापस 9th रिपीट करनी पड़ेगी, या तुम 10th में इस सब्जेक्ट में फेल हो गए, तुम्हें वापस 10th रिपीट करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ इसमें दे रखी है मैंने कि जो फेलिंग सिस्टम है एक तरीके से, कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उसको वही पढ़ना पड़े। अगर दिख रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है तो साइड कर दो, उसके लिए वो चीज़ स्किप कर दो। कि अब स्टूडेंट को एक तरीके से एनालाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर्स की होती है, कि उनको समझ आए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो किस इंटरेस्ट को लेके अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, या कुछ भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ भी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, मतलब जितना मैंने भी बोला ना उतना भी है इसमें, बट मैंने आपको थोड़ा और क्लियर कर दिया। ये 2 पॉइंट्स, मैं थोड़ा इसको कैमरे को नीचे करता हूँ। अब जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, इसमें लिखा है हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, अगर कोई किसी सब्जेक्ट में वीक है तो सिस्टम को उसे समझने की ज़रूरत है कि ये सब्जेक्ट उसकी लाइफ करियर में काम आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो सीधी सी बात है कि उसको जब इंटरेस्ट ही नहीं तो उस फील्ड में जाएगा ही क्यों, भले अगर उसको करियर भी बना तो वो इस फील्ड में करेगा ही क्यों जब उसको इंटरेस्ट नहीं है तो। और इंटरेस्ट नहीं है उसको इस फील्ड में जाना नहीं है, उसको ज़्यादा डीप एजुकेशन लेनी नहीं है इस करियर में,
तो उसके लिए स्किप कर दो ये चीज़, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा तो सीधी सी बात है। बट स्कूल वाले क्या करते हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, तुम वापस पढ़ोगे इसको तुम फेल हो, दोबारा रिपीट करोगे। अगर साइंस में फेल हो, इसका मतलब पूरा साल रिपीट करोगे, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सब कुछ वो ही पढ़ोगे, और वो तो पढ़ोगे जिसमें फेल हो। ठीक है, हम इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। देखो, क्या ये सब्जेक्ट उसकी लाइफ में काम आएगा? अगर हाँ तो उसको गाइडेंस से इम्प्रूव करने का चांस मिलना चाहिए, अगर नहीं तो उसके टाइम और एनर्जी उसके इंटरेस्ट वाले एरिया में लगाना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, रीड करके भी तुम लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। मैं भी बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो अगर क्लास में एक स्टूडेंट है जिसको फॉर एग्जांपल साइंस ही समझ नहीं आ रही, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस में, उसको बायो नहीं समझ आ रही, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ नहीं समझ आ रहा उसको, ठीक है, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो कॉमर्स साइड में हो सकता है या फिर आर्ट साइड में भी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज साइड में, ठीक है। बट अब स्कूल में जो मैंने आपको बता दिया कि फेल कर देते हैं अगर तुम्हारे साइंस में पासिंग मार्क्स भी नहीं आए तो, क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं पा रहे उसको, ठीक है। अब इसमें मैंने ये चीज़ लिखी है, एक तरीके से मैंने एक सॉल्यूशन लिखा है जो इम्प्लीमेंट अगर हो सके तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी ये, कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको साइंस नहीं समझ आ रही, तो सबसे पहले टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसका जो सब्जेक्ट है वो उसकी लाइफ में काम आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि अगर वो साइंस नहीं पढ़ पा रहा तो टीचर्स को सबसे पहले ये समझना है कि वो उसके करियर में काम आएगा या नहीं आएगा, उसकी लाइफ में काम आएगा नहीं आएगा। अगर उसका जवाब होता है हाँ, अगर स्टूडेंट बोलता है कि हाँ ये मेरी लाइफ में काम आ जाएगा, तो उसको थोड़ा गाइडेंस देना चाहिए, बट फेल नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर 10th में उसको साइंस नहीं समझ आ रही बट वो चाहता है कि वो साइंस में ही कुछ करे, तो उसको थोड़ा गाइडेंस दे दो। 11th क्लास में गाइडेंस दे दो उसको थोड़ा, या तो मतलब उसको वो चीज़ रिपीट करवाते रहो, बट उसकी क्लास रिपीट मत करवाओ, क्योंकि क्लास रिपीट करेगा तो वो खाली साइंस के लिए नहीं करेगा, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए करेगा, उसको पूरा एक साल खराब होगा। अगर वो 17 की एज में स्कूल पास आउट करके अपना करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो 18 की एज में वो चीज़ करेगा, क्योंकि उसका एक साल वेस्ट चला गया, क्योंकि आपने उसको 10th में वापस भेज दिया। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। अगर नहीं तो उसका टाइम, ये तो मैंने बता दिया। चलो अब फेल का मतलब क्या होना चाहिए? फेल का मतलब मैं बताता हूँ। फेल का मतलब हमें बताया गया है कि फेल मतलब फेल, तुम लूज़र हो, ठीक है, तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम बेकार हो, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? फेल का मतलब होना चाहिए फाइंड अनदर इंटरेस्ट इन लर्निंग। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही स्कूल में तो उस चीज़ को स्किप करो और जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ो, और उसमें अपनी लर्निंग को ढूंढो कि तुम उस चीज़ से क्या सीख सकते हो। मतलब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, अगर तुम बिजनेस करना चाह रहे हो तो एक नॉर्मल बिजनेस एजुकेशन मत रखो, एक एंटरप्रेन्योर वाला जो माइंडसेट है वो रखना चाहिए हर एक बिजनेसमैन को, ताकि वो एक तरीके से इवोल्यूशन ला सके हर एक बिजनेस में। जैसे कि कोई भी बिज़नेस है, जैसे मान लो स्पोर्ट्स की कोई दुकान है, वो एक बिज़नेस है, बट अगर वो एक जैसे बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स मटेरियल लाके, जो स्पोर्ट्स के जो जितने भी गियर्स होते हैं, जितने भी जो बैट होता है, बॉल होता है, फुटबॉल होगी, हैंडबॉल होगी, जो नेट होंगे, ग्लव्स होंगे, बॉक्सिंग बैग, तो ये सब चीज़ें अगर एक बिजनेसमैन इस चीज़ का बिजनेस कर रहा है तो वो सिर्फ ये ना देखे कि मेरे को ये सामान बेचना है, ये स्टॉक भरना है, ये सामान बेचना है, उसको थोड़ा ऐसे इवोल्यूशन टाइप का या फिर कुछ यूनिक अपने बिजनेस में करना चाहिए। तो कहने का मतलब सिर्फ वही है कि अगर एक बच्चा साइंस में फेल हो रहा है तो या तो अगर उसका इंटरेस्ट है बट वो किसी और रीज़न से नहीं कर पाया साइंस और वो फेल हुआ उस क्लास में, तो उसका जो एक तरीके से उसको गाइडेंस मिलनी चाहिए और अगली क्लास में जाना चाहिए, उसको उसी क्लास में अटक के नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ना कि रिपीट एंड सफ़र। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे कोई बच्चा फेल हुआ, ठीक है, अब आई एम बैक, दोस्तों कॉल आ गया, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, इतना मैं समझा चुका हूँ, तुम लोग समझ चुके हो, और मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ बट वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक थोड़ा
बस देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अननेसेसरी सब्जेक्ट्स मार्क्स के लिए ज़बरदस्ती। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल ये लेता चल रहा हूँ मैं कॉमर्स और साइंस का, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को कॉमर्स साइड में इंटरेस्ट है, मेरा जो माइंड सेट है वो बिजनेस में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मेरे को साइंस नहीं समझ आती है, मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को साइंस नहीं समझ आती, एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ, मैं साइंस नहीं कर पाता ईजीली, ठीक है। अब साइंस मेरे लिए एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है, क्योंकि ना तो मेरे को डॉक्टर बनना, ना मेरे को इंजीनियर बनना, ना मेरे को पीसीएम लेनी, ना मेरे को पीसीबी लेनी, ना मेरे को पीसीएम भी लेनी, ठीक है। ना मेरे को पायलट बनना, तो मैं पीसीएम भी नहीं दूंगा, ठीक है। अब साइंस मेरे लिए ज़बरदस्ती का सब्जेक्ट है कि पढ़ना ही पड़ रहा है, क्योंकि मार्क्स चाहिए, अगली क्लास में जाना है, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो गई, स्टूडेंट को ऐसे टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है जो उनकी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। मैथ्स की बात करें अगर, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, सब कुछ हर स्टूडेंट के करियर में काम नहीं आता। जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, या फिर सर्कल चैप्टर हो गए, 9th क्लास में सर्कल चैप्टर है, ठीक है, ये सब चीज़ें, और 9th क्लास में ट्रायंगल्स चैप्टर है, वो सब चीज़ें। अब उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री काम आता है इंजीनियर्स के लिए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री काम आता है इंजीनियर्स के लिए जो आर्किटेक्ट में जाना चाहते हैं आगे, ठीक है। या फिर पायलट्स के लिए शायद से काम आता है, मेरे को ऐसी कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ के लिए, तो शायद उनके लिए भी ये चीज़ काम आती है, ठीक है। बट अब दिक्कत क्या है कि ये चीज़ तो मेरे को भी पढ़नी पड़ रही है, लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को तो बिजनेस करना है, ठीक है। बट ये चीज़ मेरे को पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स काम आते हैं, वो भी शायद पायलट की फील्ड में ही ऐसे कुछ काम आते होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोऑर्डिनेट देखने पड़ते हैं कि किधर अपना प्लेन को बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनके करियर में काम आती होंगी, बट जिस बंदे को बिजनेस करना है, जिसको आर्टिस्ट बनना है, जिसको सिंगर बनना है, ठीक है, जिसको एथलीट बनना है, उसके काम में नहीं आने वाली। और अगर हम लोग बोले कि इनकी एजुकेशन लेनी ज़रूरी है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो आपकी लाइफ में काम ना आए, फिर भी वो एक बेसिक नॉलेज है। अब मेरे को एक चीज़ नहीं समझ, हाँ, तो सिंपल सी बात है कि ये सब जितनी भी चीज़ है, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, वो मैंने इसमें मेंशन नहीं करा, उसके लिए सॉरी, बट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हर किसी के काम नहीं आने वाली, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है। और ऐसा भी नहीं है, अगर मैं ये चीज़ देखूँ कि ये चीज़ हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं करवानी चाहिए, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, करवानी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आप इंट्रोड्यूस करवाओ हमें, आप कोऑर्डिनेट्स सिखाओ हमें, आप ज्योमेट्री सिखाओ हमें, आप सर्कल, ट्रायंगल, हर चीज़ दिखाओ हमें, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखने के बाद, अगर पढ़ने के बाद इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा है, तो उसके ऊपर वो चीज़ थोपना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिज़िक्स में मैंने जैसे मैं 10th में हूँ भी, तो फिज़िक्स का पहला ही चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो उसी का एग्जांपल मैंने इसमें ले लिया, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था उस टाइम पे जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी। तो जैसे कि रे डायग्राम जिनके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना था मेरे को यहाँ पे, बट नहीं लिखा, उसके लिए भी सॉरी, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी सॉरी। रे डायग्राम जिनके फोकस और, यहाँ पे लिखना चाहता था मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब तो लाइट ही भाग गई थी यार बहुत दिक्कत हो रही है इस वीडियो में, बट फिर भी बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो जैसे जो 10th के होंगे या 10th जिन्होंने कर ली उनको पता होगा कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन होती है, ये रहा तुम्हारा कॉनकेव मिरर बोल दो इसको, ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट पे फोकस, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सब एक इमेजिनरी पॉइंट्स और प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है सिर्फ। अगर मेरे सामने कोई स्फेरिकल मिरर रख दो तुम, कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी रखना हो,
मैं नहीं बता पाऊँगा कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस किधर है, ठीक है। उसके प्रिंसिपल एक्सिस को छूना तो छोड़, देख भी नहीं सकता मैं, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका फोकस पॉइंट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो सिर्फ नोटबुक में है, रियल लाइफ में नहीं दिखेगा, तो नहीं पता चलेगा। अब एक बात बताओ, फिज़िक्स में थोड़ी फिज़िक्स पढ़ा देता हूँ मैं तुम लोगों को। फिज़िक्स में क्या होता है कि जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर समझ लो, कॉन्वेक्स समझ लो, ये रहा एक प्रिंसिपल एक्सिस, इधर पॉइंट एफ, इधर पॉइंट सी, एफ फोकस और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब उसमें थ्योरी है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी हमारे मिरर पे, तो जैसे रिफ्लेक्ट हुई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो ये थ्योरी है, बट अगर मेरे सामने ये मिरर रखा, ये कैमरा रखा है, ठीक है, ये समझ लो ये मिरर है, ठीक है। अब अगर मैं इसके सामने खड़ा हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है? आगे बढ़ूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, थोड़ा और पीछे आऊँगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ पढ़ाने का मतलब क्या है, मेरे को ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। अब फिज़िक्स मैं बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज़ ख़राब है। मैं इस चीज़ को लिखने में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर रहा था, क्योंकि मैंने ये चीज़ रिसेंटली पढ़ी है 10th में, चैप्टर 1 है फिज़िक्स का, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर गया था लिखते वक्त स्क्रिप्ट को। अब बात है बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी इतनी डिटेल में ह्यूमन बॉडी को जानने की कोई ज़रूरत नहीं अगर स्टूडेंट को डॉक्टर नहीं बनना चाहता। और जो एनसीईआरटी में भी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है एक नॉर्मल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके बारे में जानने से क्या मिलेगा एक नॉर्मल बंदे को, मेरे जैसे बंदे को, या कोई भी तुम्हारा अड़ोस पड़ोस कोई भी, ठीक है, उन सबको क्या मिलेगा इस चीज़ को जान के, एक नॉर्मल बंदे को जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको साइंस की फील्ड में जाना है, जिसको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, जिसको इन सब चीज़ों के बारे में ही स्टडी करना है, उसके सिर्फ काम आएंगी ये चीज़ें। मेरे को ह्यूमन बॉडी के बारे में बताओ। ह्यूमन बॉडी के बारे में भी अगर बताते हैं बायो में तो बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। जैसे देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है तो इसका मतलब है कि हमें पहले अपना BMI चेक करवाना होगा। अगर वो अंडर वेट आता है तो हमें अपना वेट बढ़ाना होगा। वेट बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डाइट से भी पहले वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, खाने से पहले वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसका नाम है कैलोरीज। ये चीज़ अब तक 10th में, मतलब 10th तक मैं पढ़ा हूँ, अभी मैं 10th में हूँ, और मेरे को अब तक भी किसी सब्जेक्ट में कैलोरीज नहीं पढ़ाई गई, साइंस में तो पढ़ाई नहीं गई कि कैलोरीज होती क्या है, कैलोरीज मेंटेनेंस, कैलोरीज को मेंटेन कैसे करके रखते हैं, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, वेट कैसे बढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए वेट बढ़ाने के लिए, वेट घटाने के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए, एक अच्छी फिजिक है, एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और फिट रहने के लिए, ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई, ठीक है। और फिज़िकल जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर नहीं सिखाई गई, ये सब फालतू की चीज़ें सिखाई गई जो नहीं काम आने वाली, ठीक है। अब अगर बात कर ले प्लांट्स की, कि प्लांट्स का भी तो पढ़ाते हैं बायो में, तो अब एक बात बताओ, प्लांट अपना फूड बना रहा है फोटोसिंथेसिस से, मुझे इस बात से क्या मतलब? मैंने प्लांट उगाया, मैंने आम का पेड़ लगाया, पेड़ बड़ा हुआ, आम देना स्टार्ट करा, बात ख़त्म। अब अगर मैं ये पढ़ूँ कि हाँ ये पेड़ है, सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करा, ठीक है, रूट्स ने यहाँ से जाइलम टिश्यू ने इसको प्लांट में भेजा, उसने केमिकल रिएक्शन करा, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज बना, जिस ग्लूकोज को उसने स्टोर कर लिया, ग्लूकोज की केमिकल इक्वेशन है C6H12O6, और उसने ऑक्सीजन रिलीज कर दी जो बाई प्रोडक्ट था उसका। ये सब चीज़ें मैं क्यों पढ़ूँ, ठीक है। देखो जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं 100% सही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। ये चीज़ कम से कम मेरे को कैसे बताऊँ, ये चीज़ मैं पिछले 2 हफ्ते से प्रॉपर इस चीज़ में लग गया था। मैं रात को बैठता था इस चीज़ पे और मैं 1-1:30 बजे ही सोता था। इस चीज़ को ये समझो थोड़ा कुछ परसेंट कंप्लीट करके सोता था मैं। 2 हफ्ते से मैं लगा पड़ा था इस चीज़ में। अब बट ऐसा नहीं है कि मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, मेरी हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड एप्रोप्रिएट हो, सही हो, एकदम करेक्ट हो,
ऐसा नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ कि ये चीज़ काम की नहीं है बट एक्चुअल में वो चीज़ काम की है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मेरे को सिखा सकते हो, मैं भी सीखूंगा, आप मुझसे सीखो, मैं आपसे सीखूंगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, केमिस्ट्री, किचन सेफ्टी, डेली लाइफ रिएक्शंस का प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात लिखी है अभिनव अग्रवाल ने। ठीक है, केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, बट हमें ये चीज़ बताई कि जो तुम्हारे किचन में जितनी भी चीज़ें, जैसे नींबू हो गया, नींबू एसिड है, नमक सॉल्ट है, ठीक है, या कोई बेस है तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में पढ़ाया है एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, बट क्या हमें बताया कि कुछ चीज़, जैसे किचन में कुछ चीज़ है मान लो, ठीक है, अब उस चीज़ को तुम्हें किसी सब्जी में ही डालना या किसी चीज़ के साथ नहीं रखना, क्योंकि वो ऐसा केमिकल रिएक्ट करेगा कि कुछ हार्म हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई, जैसे दिख भी रहा होगा थोड़ा बहुत, तो तुम भी समझ ही रहे हो ना, ये सब पढ़ के मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा मैं, थक गया बोलता। ठीक है, ये सब चीज़ें, प्रैक्टिकल अप्रोच की कमी, थ्योरी ओवरडोज, पता ही है तुम लोगों को, तो अब क्या ही बताऊँ। सब्जेक्ट का नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो लाइफ में काम आए। बहुत सही बात है। स्कूल सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को सीखना चाहिए कि बॉडी फिट कैसे रखें। ये चीज़ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। कैसे प्लांट ग्रो करें, कैसे किचन में सेफ रहें, कैसे स्टोरी कैरेक्टर से लाइफ लेसन्स ले इंग्लिश और हिंदी में। जैसे कि क्या एग्जाम्पल दूँ, 9th की एक स्टोरी बता देता हूँ। 9th में एक स्टोरी है जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि फ्यूचर में जो हमारी पढ़ाई होगी वो कैसी होगी। उसमें दिखाया गया है कि जो फ्यूचर में पढ़ाई होगी, रोबोटिक टीचर्स होंगे, जो रोबोट्स होंगे वो पढ़ाएंगे हमें। घर के एक कोने में तुम बैठे रहोगे, वही तुम्हारा लैपटॉप होगा, वही तुम्हारा कंप्यूटर होगा, चेयर होगी। तुम्हें जो बुक होती है हमारी, जो फिजिकल, मेरे पास है नहीं होगी, देख रहा था मैं वही कि मिल जाए तो अच्छी बात है, बट जो हमारी जो फिजिकल बुक है वो हमारे पास नहीं होगी, डिजिटल ई बुक्स होंगी। ठीक है, और घर के एक कोने में बैठ के बस हमें पढ़ना होगा। जो हमारे टेस्ट होंगे उसके लिए एक अलग से स्लॉट होगा, जो कंप्यूटर में ही होगा, उसमें टेस्ट कर देना है और वो सबमिट कर देना है। ये हमारी फ्यूचर एजुकेशन है, उस स्टोरी के बेस पे जो हमने पढ़ी है क्लास 9th में। इस चैप्टर का नाम है द फंदे हेड, आप पढ़ भी सकते हो इसको अगर आपको इस चीज़ को समझना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी में आप लोग क्वेश्चंस देखना, जो भी 9th का स्टूडेंट है, या फिर ई बुक निकाल लेना 9th क्लास की जो इंग्लिश की है वो निकाल लेना। उसमें देखना जो चैप्टर है ना, उसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसमें ऐसा क्वेश्चन हो कि मान लो मैंने वो बुक लिखी है, अब मैं उसमें क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम इस स्टोरी में दिखाया गया है, क्या वो एक्चुअल में रिफॉर्म होना चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक फीडबैक मिलेगा। अगर हमारा जो फीडबैक है, फिर अगर वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा तो इस चीज़ पे वर्क होना स्टार्ट होगा। बट उसमें क्या क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं कि उसमें एक कैरेक्टर था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बट उसमें एक क्वेश्चन था कि इस कैरेक्टर की जो ज्योग्राफी टेस्ट या फिर ज्योग्राफी का जो लेसन था वो क्यों पेंडिंग रहा है, ऐसे ही कुछ करके था, मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, उसकी थोड़ी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था, पर्सनल लाइफ में घुस गए थे उसकी एनसीईआरटी वाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये चीज़ याद भी कर लूँ, पढ़ भी लूँ, मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है। अब अगर कोई चैप्टर है, जैसे पोएम्स होती है ना, इंग्लिश में पोएम्स होती हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें कभी भी क्वेश्चन वैसे नहीं आता कि उस स्टोरी से या उस पोएम से हमने जो रटा वो लिख दिया, नहीं, उसमें हम पोएम पढ़ते हैं, उस पोएम के पीछे का जो फिलोसफिकल मीनिंग है हम वो जानते हैं। उसके बाद आंसर में हम अपनी जो हमारी एक सोचने की जो कैपेसिटी है, जो हमारा माइंडसेट है, जिस तरीके से हम सोच सकते हैं, जिस तरीके से हम लिख सकते हैं, हम लोग उस तरीके से उस पोएम के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पर जो स्टोरीज़ होती है उनमें पर्सनल डिटेल्स होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ डिटेल्स हो जाएंगी जो तुम्हें नहीं याद होती। कभी कभी स्टोरीज तुम नहीं रट पाते एज अ प्रॉपरली कि उसकी क्या एज थी, उसके जो 2-3-4 भाई थे उनके, या जो उसकी 2-4 बहन भाई कजन्स थे
उनका क्या नाम था, कितने साल के थे, कहाँ पढ़ते थे, कहाँ जाना था, कहाँ से आना था, ये सब चीज़ें तुम ज़्यादातर याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद करके भी क्या मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये पूरा एक टॉपिक है, कवर हो जाएगा। क्लियर आएगा तुम्हें? क्लियर है। थ्योरी को देखो, इधर ना मेरा फ़ोन है जिसमें ये स्क्रीन कास्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं इधर पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऐसे मेरी मुंडी दुख चुकी है। थ्योरी को बहुत ही कम या ना हो तो बेटर है, और प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात बोली मैंने, शाबाश। लाइफ स्किल्स और टैलेंट बेस्ड लर्निंग, हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग होता है। सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, बिजनेस, कम्युनिकेशन, जो पब्लिक स्पीकिंग आ गया, वो चीज़ें। इन एरियाज में भी इक्वल इम्पोर्टेंस और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। स्कूल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटर और करियर मैपिंग के साथ। बहुत सही बात बोल दी, पता है मेरे को तुम लोगों को समझ आ गया, मैं नहीं समझा रहा। सिलेबस का डिज़ाइन ऐसा हो जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी और पैशन ड्रिवन स्किल्स डेवलप हो। सिर्फ यही ना हो, काफ़ी सारी चीज़ें हो, मैंने भी लिखी नहीं है, हमारी जो PDF है ख़त्म हो चुकी है। इतनी चीज़ें मैंने इसमें लिखी थी और यही चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, जो भी मैंने इसमें लिखा, जो भी मैंने रिसर्च करा, ऑब्जर्व करा, लिखा, आप लोगों को बताया, सब कुछ यही था। जितनी भी आज की वीडियो थी बस यही था आज की वीडियो में। और मेरे को उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया सिर्फ उसी चीज़ पे आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो, और बल्कि इस चीज़ पे जो भी मैंने बोला उस चीज़ को आप भी सोचो कि जो मैंने बोला क्या वो सही है, क्या वो कैसे सही है। ठीक है, इस चीज़ पे आप लोग भी रिसर्च करो, अपना फीडबैक दो नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर करो। और लोगों के फीडबैक मेरे को चाहिए, बहुत सारे लोगों के फीडबैक मेरे को चाहिए, बहुत सारे चाहिए ताकि मैं भी कुछ सीख लूँ यार, मेरे को भी सीखना है, मैं नहीं सीखा वो भी कुछ भी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले रिसर्च के साथ, और ऐसी रिसर्च होगी, ऐसी रिसर्च कर दूंगा किसी के बस की नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।